नमस्कार, आपका स्वागत है और मैं आज पहुंचा हूँ इटावा में। जब बात इटावा की आती है तो इस सरजमी से बहुत बड़ा लगाव रहा है। राजनेता हों चाहे अधिकारी हों, आज से ही नहीं महाभारत काल से पुराने दौर से इटावा का नाम चर्चाओं में रहा है। आज हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं पुलिस में सेवानिवृत्त रहे और आज राजनीति में अपना कदम रख चुके हैं हरीश कुमार सर हैं। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। 9 वर्ष की आपको और आपके चैनल के सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। 9 वर्ष की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, आपको भी नंबर वर्ष की बधाई हमारे चैनल की तरफ से भी और आपके इष्ट मित्रों को, शुभचिंतक लोगों को भी। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, अभी उत्तर प्रदेश में पुलिस की वैकेंसी आई है, एक बड़े अंतराल के बाद ये वैकेंसी आई है। आप पुलिस विभाग में भी रहे हैं, उन युवाओं के लिए आप सर क्या मैसेज देना चाहते हैं जो आज तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि आपने वो दौर देखा है, रात के अंधेरों में आपने लैंटेन से पढ़ाई की है, मिट्टी के तेल डाल कर उसमें पढ़ाई होती थी। आप भी एक किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं, आज आप अधिकारी बने, उसके बाद आज आप राजनीति में कदम रख चुके हैं। उन युवाओं को सर क्या मैसेज देना चाहिए? सबसे पहला तो ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 64,000 की पुलिस में आरक्षी गण की भर्ती एक बहुत बड़ा ह्यूज आंकड़ा है। तो मैं इस संक्षेप में नटशेल में यही कहूंगा नवयुवकों को जो इंटरमीडिएट पास कर चुके हैं और जो इसके पात्र हैं, इसमें ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरें, नंबर 1। नंबर दूसरी चीज, इसमें 5 किलोमीटर की रेस क्वालिफाइंग है, पास करना है वो। उसके लिए अभी से 5 किलोमीटर दौड़ना शुरू कर दे, घड़ी देख करके जो निर्धारित समय है उस समय के भीतर 5 किलोमीटर की रेस दौड़ करना है। क्योंकि जब एग्जाम होता है तो सामान्यतः बच्चे इसको जो रियाज नहीं करे होते हैं वो रास्ते में या गिर जाते हैं या कई कई जगह दौड़ के समय आपने देखा घटनाएं भी हो जाती है। तो पहला तो ये उनके लिए संदेश है, 5 किलो, बेटे हों बेटियां हों, क्योंकि बेटियों और बेटे दोनों का इसमें खूब भर्तियां हो रही, लड़कियां भी पुलिस में आ रही हैं। नंबर 1। नंबर दूसरी चीज, अकेले दौड़ से काम नहीं चलेगा भैया, कंप्यूटर काफी जांचता है, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होते हैं। मेरा सबको संदेश है, खुले उसे संदेश है टीवी के माध्यम से, और बड़ा अच्छा अपने विषय रखा है, कम से कम इस बहाने लाखों बच्चे ही देखेंगे। नंबर 1, NCERT की कक्षा 12 तक की किताबें खरीद लें। ज्यादा 500-600 रुपए का एक सेट आ जाता है। उसमें इतिहास भी रहता है, प्राचीन इतिहास भी रहता है, मॉडर्न हिस्ट्री भी रहती है, मेडिवल हिस्ट्री भी रहती है, स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन भी रहता है, भारत का संविधान भी रहता है, ज्योग्राफी भी रहती है, एनवायरनमेंट भी रहता है, और इन हाई स्कूल तक का अंक गणित तैयारी कर लें। जो बच्चा अगर इंटरमीडिएट तक का NCERT की किताब से इन विषयों की तैयारी कर लेगा, उसे कोई माई का लाल फेल नहीं कर पाएगा। कंप्यूटर काफी जांचता है, ना एक भी पैसे का रिश्वत देने का जरूरत है, ना कहीं किसी से शोर सिफारिश लगाने का जरूरत है। इंटर तक भैया जो तुम पढ़े हो उतनी अपनी तैयारी कर लो। ना NCERT की किताबें खरीद पाते हो तो जो तुमने जो विषय तुमने हाई स्कूल तक पढ़े हो, आर्ट जनरल स्टडी के विषय, हर पेपर में पॉलिटी भी पूछा जाता है, सामान्य अध्ययन में यही सारी चीजें आती हैं, भारतीय संविधान भी आता है, भारत का स्वतंत्रता संग्राम भी आता है, इतिहास भी पूछा जाता है, भूगोल भी पूछा जाता है, सामान्य विज्ञान भी पूछा जाता है, और अंकगणित पूछा जाता है, और रीजनिंग पूछा जाता है। अगर इतनी आपने तैयारी कर लिया तो आपको कोई भी भर्ती होने से रोक नहीं पाएगा। ये हमारी पूरी पक्की गारंटी है, 100% गारंटी है कि अगर बच्चे ने इतना अपना तैयार कर लिया और 5 किलोमीटर दौड़ने का रियाज कर लिया, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आपके इस चैनल के माध्यम से हर नवयुवकों को मैं संदेश देना चाहूंगा कि बेटा, इससे बढ़िया मौका तुमको जिंदगी में कम मिल पाएगा जो इंटरमीडिएट बच्चे पास हैं। सर, मैं एक चीज और जानना चाह रहा हूँ आपसे। सर, ऑफलाइन पढ़ाई भी हो रही है, ऑनलाइन भी हो रही है, कुछ लोग कोचिंगों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं लगातार। उन किसान परिवारों के बच्चों के लिए क्या वो ऑनलाइन भी पढ़ाई कर सकते हैं? अगर उनके पास सुविधा है, देखिएगा, ये लगन की बात है। कंपटीशन तपस्या है, त्याग है, लगन है, डेडिकेशन है, और जिसके भीतर यह चीज है वो चाहे कुछ भी दो, वो अपनी किताब जिससे उसने हाई स्कूल इंटर वही पढ़ के वो बन जाएगा। उसको ना किसी ऑनलाइन का जरूरत हो, बट लगन हो आपके भीतर, डेडिकेशन हो आपके, हमको पुलिस की भर्ती होना है, हर हाल में हमें ये करना है।
तो वो बच्चा कर लेगा। और जिसके भीतर ये नहीं होगा उसे आप लाख किताबें दे दीजिएगा, फ्री में भी एनसीईआरटी किताबें तब भी नहीं पढ़ेगा। तो हमने एक मोटा मोटी गाइडलाइन बना, इतना आप इंटर तक का ये विषय तैयार कर ले और 5 किलोमीटर दौड़ने का इच्छा शक्ति है और दृढ़ इच्छा शक्ति है और आत्मविश्वास है तो आप 100% इन 64,000 के भीतर में भर्ती हो जाए। इससे बड़ी वैकेंसी और निष्पक्ष वैकेंसी सर्टेन टाइम के भीतर इसका रिजल्ट आ जाएगा। सर, जो कि मैं फील्ड में रहता हूँ, लोगों से लगातार बातचीत होती रहती है। कुछ छात्रों के मन में ये भी सवाल है कि अभी भर्ती आई है, अभी चुनाव का माहौल है, कहीं न कहीं हवाई भर्ती। देखिए ये गलत है कहना कि राजनीति है, चुनाव है। मैं पुलिस विभाग का हूँ, पुलिस विभाग को हर साल लगभग सालाना में ये औसत एक जिले में 50 कर्मचारी से ज्यादा रिटायर होता है। एक महीने में 5 या 6 आदमी एक महीने में रिटायर हो जाए। 12 60 लगभग औसत एक इकाई में 3.5। तो इतना बम्पर रिटायरमेंट हो रहा है। तो रिटायरमेंट की और पुलिस एक ऐसी एजेंसी की जिसके बिना सरकारें चाहे कोई आए, बिना पुलिस के बिना काम किसी भी सरकार का नहीं चले। तो पुलिस की भर्ती तो कंपलसरी है ही, आएगी ही। तो ये भ्रम न बच्चे रखें। भर्ती पूरी हो पाएगी सर? 100%, कहीं 100%। न कहीं लटक जाएगी ना, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। आप अभी देखिएगा यूपीपीएससी का, मैं आकार आईएएस कोचिंग सेंटर लखनऊ में चलता है। मैं पिछले 3 साल से उनके आकार मॉक इंटरव्यू का पैनल का मेंबर हूं। 1 साल के भीतर रिजल्ट निकाल करके कैंडिडेट को ज्वाइनिंग लेटर हाथ में पकड़ा करके ट्रेनिंग सेंटर में भेजा, जबकि 3-3 4-4 साल लग जाते थे एग्जामिनेशन का विज्ञप्ति निकलने के बाद में क्या नाम एग्जाम नहीं हो पाता। सर, आपकी अब मैं दूसरी पारी की बात कर लेता हूँ। आप विभाग में रहे, उसके बाद आप राजनीति में कदम रख रहे हैं। सर, जब आप सेवा तो वैसे ही कर चुके थे, क्या जरूरत आन पड़ी जो साहब आप राजनीति में आए? बिल्कुल निसंदेह सेवा पहली जनभावना से करी, पूरी ईमानदारी के साथ करी और पूरी सच्चा जनता की सेवा करी। और अब दूसरी पारी में भी हम जनता की सेवा के साथ उतरे हैं और हमारा संकल्प भी है, हमारी किताब भी इटावा कल आज और कल, और यहाँ भी राजनीति में भी है मेरा संकल्प एक ही है कि जनता का कल्याण कल आज और कल। सर, अब इटावा के विकास की बात कर लेता हूँ। यहाँ जैसे लाइन सफारी का प्रोजेक्ट पिछली सरकार ने लगाया था यहाँ पर, आज वो कहीं ना कहीं उसकी व्यवस्थाएं ठप पड़ी हुई हैं। शेरों के यहाँ पर जो जानवर है उनकी हत्याएं हो रही हैं। विपक्ष ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि लाइन सफारी इटावा में चले और बड़े पैमाने पे जो सैलानी लोग हैं या विदेशी लोग हैं वो यहाँ आए। मैं इससे कतई सहमत नहीं हूँ। मैं खुद लाइन सफारी गया हूँ और अभी 2 या 3 महीने पहले गया हूँ। बड़े पैमाने पर पर्यटक आते हैं और वो इलाका जहाँ किसी जमाने में दस्युओं से प्रभावित हुआ करता था, दिन में पुलिस जहाँ डरने से डरती थी, वहां पर अभी 3-4 महीने पहले की बात है, ज्यादा बड़ी बात नहीं बता रहा, लंबी नहीं बता रहा। मैं खुद गया हूँ और पूरे फैमिली के साथ गया हूँ। तो अच्छी खासी भीड़ थी और खूब बढ़िया अच्छा आनंद के साथ सब लोग आ रहे थे, घूम रहे थे, टहल रहे थे बढ़िया ढंग से। पता नहीं कैसे आप कह रहे हैं कि नहीं ये ऐसा ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं। आप उनका विपक्ष में है तो वो तो विपक्ष में है, तो ये कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही, नहीं कहेंगे तो फिर कैसे उनका भी चलेगा। डेमोक्रेसी का मतलब ही यही होता है, हाँ पक्ष और विपक्ष, विपक्ष में तो विपक्ष की बात नहीं करें तो इस बार सर समाजवादी पार्टी का परिवार पूरा एक हो गया है, चाहे शिवपाल सिंह यादव हो, चाहे तमाम और लोग हों। इस बार कैसे मुकाबला कर पाओगे आप इटावा लोकसभा में? 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, पूरी की पूरी, इसमें कहीं कोई संदेह में। इटावा जनपद की लगभग लोकसभा की लगभग सिकंदरा विधानसभा और यह डिस्ट्रिक्ट की दोनों विधानसभाएं और इटावा की, इनमें जो विकसित भारत संकल्प यात्रा निकल रही है, उन यात्राओं में उमड़ते जन सैलाब को देखते उनके आधार पर मैं बता रहा हूं कि जनता का एक तरफा चुनाव है, इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं। 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से जीतेगी, इसमें कोई 80 की 80 सीटें। तो आप सर ये भी कह रहे हैं कि मैनपुरी भी हार जाएंगे, ये कन्नौज भी हार जाएंगे? आप जब रिजल्ट आए तब देखिएगा। मैनपुरी कैसे हरा लोगे? 3 लाख से वोटों से जीती समाजवादी पार्टी। अब राजनीतिक प्रश्न है, बिल्कुल निसंदेह राजनीतिक, पर मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। आजमगढ़ ये हारे थे, क्या आरोप लगाए थे, किस पे आरोप लगाए थे?
मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, आजमगढ़ जब हारे तो क्या आरोप लगाए थे और किसको बधाई दिए थे? इन्होंने बधाई दी थी बसपा को। बधाई किस हारे ये थे और बधाई दी थी किसको? बसपा को। आप ये और जब मैनपुरी ये जीत गए, एक बार भी इन्होंने किसी पार्टी का नाम लिया? यानी मैनपुरी जीते तो हम अपने बलबूते जीते, आजमगढ़ हारे तो बसपा को बधाई दे रहे हैं। व्हाट डज इट मीन? ईवीएम को लेके लगातार सवाल उठ रहे हैं और अभी चुनाव भी है, अभी विपक्ष कहीं ना कहीं सोया हुआ नहीं है, ईवीएम की कोई बात ही नहीं कर रहा। अगर कुछ हो तो बात करें, यदि कुछ हो तो बात करें। ईवीएम का अगर होता, तेलंगाना में भी सरकार कांग्रेस की बनी, उसमें तो नहीं है क्या कि ईवीएम का बात। आपकी क्या प्राथमिकता होगी अगर आप इटावा से आपको प्रत्याशी बनाया जाता है? और दूसरी बात, आपके ही पार्टी से भी यहाँ पर सांसद है, उनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं? नहीं, उसके ऊपर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। भारतीय जनता पार्टी के वो हैं और मैंने तो अपनी किताब इटावा कल आज और कल लिखी थी, उसमें उनका शुभकामना संदेश भी था। माननीय हृदय दीक्षित जी ने हमारी किताब का विमोचन किया था, इसी नुमाइश पंडाल में किया था। उस संभवतः यही सर्दियों के दिन थे, उसमें भी मैंने उनको विशेष अतिथि के तौर पर उन्हें आमंत्रित किया था। वो बात दीगर को उस कार्यक्रम में नहीं आए थे। अगर पार्टी आपको मौका दे देती है तो वो आप बड़े काम बता दीजिए जो आप इटावा के लिए करना चाहते हैं। नंबर 1 सबसे पहले पचनदे का विकास, जो हमारी इटावा की शान है, जो पूरे वर्ल्ड में चले जाएगा, जहां पे 5 नदियों का मिलन नहीं होता है पूरे वर्ल्ड में, इटावा अकेला एक है। और यह एक ऐसा है कि जहां पर 5 नदियों का मिलन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? पचनदा कहते हैं। तो उसको राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटक स्थल के तौर पर विकसित करना नंबर 1। नंबर दूसरी चीज, यमुना चंबल का बीहड़ जो हमारा बागियों के कारण से बदनाम रहा है, उस इलाके में हम कोई ना कोई पैरामिलिट्री फोर्स का या मिलिट्री का या पैरामिलिट्री फोर्स का या पीएसी का या पुलिस का कोई ना कोई ट्रेनिंग सेंटर खोलना। नंबर तीसरी चीज, आलू के प्रोडक्शन में हमारा जिला काफी महत्वपूर्ण है। पूरी बेल्ट हमारी पोटैटो बेल्ट कहलाती है, पर पोटैटो पैदा हम करें, आधे से ज्यादा आलू हम इटावा वाले, इटावा मैनपुर फर्रुखाबाद होगा, पर एक भी आलू से संबंधित प्रोडक्शन वाला कोई भी यूनिट हमारे नहीं। तो आलू से जुड़े जितने भी प्रकार के खाद्य पदार्थ बनते हैं, जो डिब्बा बंद या पैकेज आते, उनकी सबकी फैक्ट्री इटावा में लगाने का मेरा सार्थक प्रयास रहे। सर, प्रयास आपका रहेगा। मैं ये भी जानना चाहूंगा कि 10 साल से आपका सांसद यहाँ पर है, विधायक यहाँ पर है, क्या प्रयास रहे यहाँ पर उद्योग लगाने के और आगे क्या सोचते हैं? मैं उनके बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता। उन्होंने जो किया है वो जनता के सामने है। हम अपनी प्रायोरिटी बता, इन प्रायोरिटी पे और मैं प्रयास करूंगा। अगर हमें जनता का आशीर्वाद मिला, और न केवल प्रयास करूंगा, करके दिखाऊंगा। मैं पुलिस का अधिकारी रहा हूं, इसलिए उतना ही बात कहूंगा जितना मैं करने का क्षमता रखता हूं या मैं कर सकता हूं। तो मैं मेरी टॉप प्रायोरिटी में जो मैंने अपना बता दिया, पचनदे का हमारा राष्ट्रीय स्तर पर उसको पर्यटक स्थल की पहचान दिलाना, आलू से जुड़े जितने उद्योग धंधे लग सकते थे सारे के सारे उद्योग धंधे यहाँ पे लगवाना। नंबर तीसरी चीज, यहाँ पर जो हमारे बीहड़ का इलाका पड़ता है, यहाँ पे कोई ना कोई एक ना कोई ट्रेनिंग सेंटर, हमारा टॉप प्रायोरिटी का जो रहेगा वो ये। भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन कितनी सीटें जीतेगा 2024? 400 से ज्यादा मेरा 400 पार। 400 पार मेरा अपना अनुमान है। 4 पार। तो हम गांव में जा रहे हैं, हम कोई हवा की बात नहीं कर रहे, गांव में जा रहे हैं। गांव में उन गांव में जा रहे हैं जहां पर सामान्यतः भारतीय जनता पार्टी को कम वोट, वहां पे अपने आप जनता की आवाज आ रही है, कल एक समाजवादी पार्टी के नेता से मेरी बात हुई। उन्होंने ये कहा कि जो प्राण प्रतिष्ठा करा रहे हैं प्रभु राम की, तो प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा आज हो रही है, तो इससे पहले क्या प्रभु राम में प्राण नहीं थे? अब विपक्षी हैं, उनका अपना आकलन है। जब मंदिर का निर्माण होगा, आप भी मालूम है, आपको भी मालूम है, जब मंदिर का कहीं कोई निर्माण हो जाता, मूर्ति स्थापित होती, तभी तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। अब उनको ये लोग अपने ढंग से, मैंने फिर कहा डेमोक्रेसी है भाई, हर किसी को अपनी बात कहने का हक है, अधिकार, इसी बात की डेमोक्रेसी। अब विपक्ष में है तो विरोध नहीं करेंगे तो क्या हाँ में हाँ थोड़ी मिलाएंगे भाई? विपक्ष में है ही इसीलिए, यही हमारे भारतीय लोकतंत्र की खूबी है, यही हमारे डेमोक्रेसी। विपक्ष में सर कौन ऐसा चेहरा हो सकता है जो कोई नहीं, भाजपा से टक्कर ले? आज की डेट में कोई नहीं दिखाई दे रहा, प्रधानमंत्री का कोई कैंडिडेट ही नहीं आज की डेट में नहीं कोई दिखाई दे रहा। अब बाकी भविष्य राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता है, तो आज की डेट की बात। तो हमारे साथ थे हरीश जी, और इनसे हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि
युवाओं को किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए नौकरी के लिए भी, इटावा के उद्योग के लिए इन्होंने बात की, तमाम बिंदुओं पर इन्होंने अपनी राय रखी है। अगर आपको लगता है कि हमारे चैनल से आपको खबर, आपकी ज़मीनी खबर आपको दिखा रहा हूँ, तो लगातार हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। विदा लेता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।